नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा ईवीएस पेडागोजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो है, जिसमें हमने संपूर्ण पेडागोजी को ईवीएस की कवर किया है, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सीटेट जुलाई 2024 से 2011 तक पूछे गए हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों की तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए ये वीडियो एज ए रिवीजन वीडियो रहने वाला है, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, किसी कारणवश वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस 1 घंटे के वीडियो में 150 प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जाएगा और इसमें से कई प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने की कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी कौन से सिद्धांत का पालन होता है। तो इसका सही आंसर है देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात नहीं, ना वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त नहीं। वैसे भी हमेशा मूर्त से अमूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन है उसका साधन नहीं है। वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो आपको पता होगा जो परीक्षण है ये नेगेटिव कीवर्ड है, और वार्षिक उपलब्धि परीक्षण में बार बार बताया है हमने, शस्त्र परीक्षा या किसी भी तरीके की जो वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, जो परीक्षा है वो नेगेटिव कीवर्ड है और वो कभी भी रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। बाकी सारे ऑप्शन सही है, तो वो क्या होंगे, रचनात्मक आकलन में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसका सही आंसर है मैना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ठीक है, आपको जड़ों का समूह बताना है। देखो, तना और जड़, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, कौन जड़ है कौन तना है, यहां से एक प्रश्न बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, क्योंकि जो हल्दी और आलू है वो तना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि जो आलू है और जो हल्दी है ये तना में आता है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जड़ में आएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 5 देखिए, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ये बहुत प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान के रेगिस्तान में गलत, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में ये भी गलत है, अबू धाबी में ये भी गलत। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, आप जानते होंगे, वो मलेरिया है। ठीक है, इसकी जो दवा है वो है कुनैन। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन, जो कि सिनकोना जो पेड़ है इसकी छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है। तो इनकी जो थीम और उप थीम के विषय में पूछा गया है। तो जो 6 थीम्स हैं इसकी ईवीएस की, और उसमें कुछ उप थीम्स हैं, जैसे ये जानवर है ये इसकी उप थीम है। ठीक है, और हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार, मित्र, भोजन, ये थीम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा था उप प्रकरण या उप थीम, तो उप थीम है यहाँ पे जानवर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। ठीक है, बाल केंद्रित है। तो ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर ज्यादा सही होगा कि बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित गलत है, याद करना भी गलत होगा। और बेटा पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है, तो सूचनाओं द्वारा सीखना भी गलत होगा। सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति या स्ट्रेटजी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, पाठ्य पुस्तक का पठन और शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। जो पाठ्य पुस्तक का पठन है ये कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, व्याख्या या व्याख्यान विधि कभी प्राइमरी लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है। कक्षा निर्देशन और निर्देशन भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सही आंसर सिर्फ एक ही बचता है, वो है किस्से, कहानियां।
10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ठीक है, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समता के प्रति सरोकार। आपको पता है कि याद करना, ठीक है, रटना, याद करना, ग्रेडिंग, कक्षा में प्रमोशन करना, ये सब क्या है, निगेटिव कीवर्ड है। अगर आपने हमारा सीटेट ईबीएस का जो टैगवर्ड वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है? ठीक है, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बिल्कुल सही है, सीखने का अवसर, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी सही है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि सही है। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो बच्चे कम गलतियां करें, बस यही बच गया, क्योंकि गलतियों को एज ए रिसोर्स, ऐसे संसाधन हमें यूटिलाइज करना है, ना कि कमी की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय यानी कम्युनिटी सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? आप जानते हैं लेव वाइगोस्की ने तो समाज को बहुत बल दिया था सीखने सिखाने के लिए। तो एक बहुत सस्ता, कम्युनिटी सस्ता संसाधन नहीं है, बहुत प्रीशियस संसाधन, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, समझदार और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराता है, तो वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान है? तो आपका पता होगा ये लद्दाख है, ठीक है, जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक है, खाद्य संरक्षण यानी जिसके लिए रिजर्व करके रखा जा सके, तो आलू के चिप्स बहुत टाइम तक रखे जा सकते हैं, दूध से पनीर बहुत टाइम के लिए नहीं रखा जा सकता, बाकी सेब का जैम बना के रखा जा सकता है, कच्चा आम का अचार, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? सीड, तो गेहूं, काली मिर्च, सौंफ सारे सीड्स हैं, बस साबूदाना क्या होता है, मैनमेड होता है, कृत्रिम है, तो ये जो है एक तरीके से बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीता आंध्र प्रदेश में जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है, ठीक है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो कुल मिला के जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो साड़ियां हैं उनके बारे में पूछा गया है। इसे पोचमपल्ली और कलमकारी कहते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आया। कांजीवरम नहीं है, यहाँ से चंदेरी और कंथा भी नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर है पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ठीक है, रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है, तो इसका सही आंसर होता है मलेरिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है पोलियो भी नहीं होती है, निमोनिया या चेचक रुके हुए पानी से नहीं हो सकती है, तो पहला ऑप्शन सही है। 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो स्टेट दिए हैं और उनके नृत्य दिए हैं, तो असम बेहू यही सही है। भारतनाट्यम देखिए उड़ीसा तमिलनाडु में होता है, लावणी जो है पूना में होता है, और कथक जो है उत्तर भारत में होता है, ठीक है, उत्तर भारत में ये बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बचा वो असम बेहू बचा, तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि एस्कीमो जो होता है अपने घर, इग्लू है यहाँ पे, इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, गलत है, और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बिल्कुल सही है। जब घर बन जाता है तो जो उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में डिफरेंस पैदा हो जाता है, जो बाहर की एयर है अंदर की एयर है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए अंदर जो है टेम्परेचर गर्म हो जाता है या वातावरण गर्म हो जाता है। बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ये गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है, ये भी गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ठीक है, ये जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये जो लटकने वाली जड़ें हैं ये देखिए भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ये गलत है, ठीक है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है, पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। 21 देखिए, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक, तो सही आंसर है समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र में बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पे न्यूज़ आती हैं, ठीक है, और प्रतिदिन अपडेटेड न्यूज़ आती हैं, तो अपडेटेड रहने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक ये और अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, प्रत्येक बच्चे का एक परमानेंट एक तरीके से पोर्टफोलियो होता है जिसमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। दत्त कार्य यानी होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क या घटना वृत्तांत अभिलेख गलत है। 23 देखिए, किसी क्रियाकलाप या फिर समूह, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए वह क्या करे? सुनिश्चित करे लड़की लड़कियों के समूह अलग अलग हों। देखिए, अलग अलग करना ये बिल्कुल गलत है, इसे भेदभाव कहेंगे। उनके अंकों के आधार पर ग्रुप बनाना ये भी भेदभाव होगा, ठीक है। केवल 2 समूह बनाएं तो ये भी गलत होगा, केवल 2 समूह बनाएं, ठीक है। और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थियों, एक चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, बिल्कुल सही है। तो जो चौथा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ठीक है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, बिल्कुल। हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, बस तकनीकी शब्दावली को ये नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली एप्लीकेबल नहीं है। विषयानुसार उपागम या अप्रोच बिल्कुल सही है। 25 देखिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष आपको जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। तो जम्मू कश्मीर ऊपर उत्तर में पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हैं, इधर इस तरीके से मैप को ध्यान रखिए, ये होता है पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा और ये ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, ठीक है। तो अब चूंकि बिहार इस साइड में यहाँ पड़ेगा तो ये ऊपर पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसी तरीके से गोवा आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। गोवा दक्षिण पश्चिम में होगा, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण में और पश्चिम में यहाँ गोवा होगा, मुंबई की और इसके आसपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, इसे चित्रण कौशल कहते हैं, मैपिंग स्किल, ठीक है। ध्यान रखिए, अच्छा प्रश्न है, मैपिंग स्किल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर एनसीएफ 1975 है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। 28 देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहते हैं। तो झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र होती है, जैसे मिजोरम, मेघालय, इस तरीके की जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन गलत है। इनको एक तरीके से जला देने वाली खेती भी कहते हैं। एक बार खेती होती है, फिर उसके लिए जला देते हैं, फिर कई साल बाद फिर से खेती करते हैं। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भी है और CH4 मीथेन भी है, जलवाष्प यानी वाटर गैस भी है। ये सारी ही जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक और गैस है SF6, ठीक है। बस इतनी गैस को याद रखिए, ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 30 नंबर देखिए, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड को मानते हैं कि जो SO2 है, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मानते हैं कि एक एसिड बनाती है H2SO4, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो वर्षा होती है वो कहाँ गिरती है? ताजमहल पर गिरती है, और वहाँ उसके कारण उसका जो रंग है वो पीला पड़ रहा है, ये माना जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर होगा। उसके बाद नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो देखिए, अमरबेल कीट भक्षी नहीं है, शैवाल भी कीट भक्षी, पिचर पौधा जो है कीट भक्षी पौधा है, कैक्टस भी नहीं है, ठीक है। कैक्टस राजस्थानी पौधा है, तो ये 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। 32 देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती? जब कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसे अपारदर्शी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होगा? अपारदर्शी। तो आभासी, पारदर्शी या उत्तल नहीं होगा। 33 देखिए, एक विलेय का विघटन किस पर निर्भर करता है? ठीक है, एक विलेय का विघटन
किस पर निर्भर करेगा, तो ये सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, दाब, तापमान या भार पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं ईबीएस की क्लास में। तो चित्र बनाना भी एक गतिविधि होगा, फील्ड भ्रमण भी या क्षेत्र भ्रमण, और श्याम पट्ट का उपयोग की एक गतिविधि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन जाता है यदि वह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत। तीनों ही सही ऑप्शन होंगे, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव एंड जो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सही आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, ठीक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो मिड डे मील योजना है वो बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लागू की गई थी, इसका मेन मकसद ये है। ये ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, बिल्कुल गलत है। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद कर देती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर यही बचा दूसरा, कि ये अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 37 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। बोझ के बिना सीखना सिर्फ यह है कि स्कूल बैग का वजन कम करना, ठीक है। और यशपाल समिति में भी 1992 में इस बात पर जोर दिया गया था। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, ये भी नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ ठीक ही हो सकता है कि अबोध, अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात नहीं है, ठीक है। ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की, अब आधा और कितना कम किया जाए ये तो अलग बात है। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बाला का पूरा रूप क्या है। तो ये बिल्डिंग एस लर्निंग ऐड होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये क्या है। जब इस तरीके का कोई प्रश्न आए जहां पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली बताया जाए, तो वहां पे एक बात ध्यान रखिए, वहां रूढ़िवादी धारणा होती है, स्टीरियोटाइप, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ग्राम ml आयतन वाले वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये भी प्रश्न आया है। तो इसे घनत्व बराबर होता है m/d, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें चूंकि द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान जब निकालेंगे तो आयतन की गुणा इधर हो जाएगी, तो m बराबर d गुणा b। अब d क्या है इसमें दे रखा है, d घनत्व दे रखा है 15 ग्राम ml, ठीक है। और जो आयतन दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो 3 गुणा 15 3 तो 45 हो जाएगा, तो 45 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 45 ग्राम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ये खरीफ की फसल नहीं है, आपको बताना है। तो खरीफ की फसल आप जानते हैं वो होती है जो जून में बोई जाती है और फिर लगभग अक्टूबर में जिनको काटा जाता है, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक है। और जो फसल अक्टूबर में बोई जाती हैं और लगभग मार्च में काटी जाती हैं, उनके लिए रबी की फसल कहते हैं। और जो मतलब मार्च में बोई जाती हैं और जून में ही इनके लिए काट लिया जाता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, वो सब जायद की फसलें कहलाती हैं। इसमें ज़्यादातर फल सब्जियां आती हैं जायद की फसलों में। रबी में गेहूं जैसी या गेहूं है, इस तरीके की सब्जियां आती हैं, ठीक है, गेहूं है, जौ है। और जून और अक्टूबर में जैसे धान है, बाजरा है, मक्का है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो खरीफ फसल नहीं है। तो यहाँ पर जो गेहूं है, ठीक है, वो खरीफ फसल नहीं है। बाकी धान, मक्का और सोयाबीन ये खरीफ की फसल है, क्योंकि गेहूं जो है वो रबी की फसल है, क्योंकि अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। 42 देखिए, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में तो इसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन, ठीक है। संस्थागत, प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि सामुदायिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ईबीएस में करके सीखना कॉन्सेप्ट या प्रत्यय का अर्थ क्या है। कक्षा में बहुत सी शिक्षक सामग्रियों का उपयोग, पढ़ाते समय या पढ़ते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग, भूमिका निभाने तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो इसका जो सही आंसर है करके सीखना, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य आ गया, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, ठीक है।
वैसे ऑप्शन ये भी सही हो सकता था, लेकिन प्रोजेक्ट कार्य आने की वजह से ये वाला आंसर रोल प्ले करना और भूमिका निभाना तथा प्रोजेक्ट कार्य को सम्मिलित करना। इसके बाद 44 देखिए कि केरल की एक उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला या मार्शल आर्ट जो व्यवहार में प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है कलारीपट्टू। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कलारीपट्टू होती है। 45 देखिए, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों कीटनाशकों के अधिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा, ध्यान रखिए, केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, गलत, क्योंकि वो बंजर हो जाएगी। बहुत ज्यादा उर्वरकों के इस्तेमाल से क्या होगा, खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाए, उपजाऊ तो होगी नहीं, ठीक है, उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाए, ये भी गलत है, बल्कि बंजर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसे क्या खाने की सलाह दी जाती है? यानी कि एनीमिया हुआ है, उसमें आयरन के तत्वों की कमी है। ठीक है, तो अब आयरन की कमी है, आयरन कहाँ से पूरा होगा? सबसे ज्यादा जो चुकंदर का रस है और पालक, पालक में भी बहुत आयरन होता है, चुकंदर का रस, अनार का रस यहाँ सही हो सकता था, लेकिन दूध यहाँ से थोड़ा बहुत ज्यादा आयरन नहीं होता है। नींबू पानी भी बिल्कुल गलत है और जेली तो गलत ही है, खीरा और खीरा गलत है, टमाटर में आयरन होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 47 देखिए, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को कहते हैं झाड़ना या मॉल्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत स्वैप और झंकारना, छिलना नहीं बल्कि झाड़ना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बार्ब। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेचिस, क्विल और केलेमस गलत है। ठीक है, इसके बाद 49 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण सिर्फ लक्षणों या यहाँ पे लक्ष्यों है, ठीक है, टारगेट्स या गोल्स, तो ये गलत होगा। यात्रा के माध्यम का चयन किससे जाना, ये भी गलत है। चर्चा के अवसर, देखिए चर्चा संवाद जहां भी आएगा वो सही आंसर होगा, तो चर्चा के अवसर सृजित करना। चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना, तो ये लिखना ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। जब रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिल रहा है तो फिर जल की कमी कहाँ हुई? उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है तब भी नहीं माना जाएगा। प्राप्त होने वाला पानी पीने, जो पानी है प्राप्त होने वाला, वो पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो जाए, ठीक है, तब ये माना जाएगा कि वहां जल की कमी हो गई। प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं, तब भी नहीं माना जाए, बल्कि पीने वाला जो और खाना बनाने वाला पानी असुरक्षित हो जाए तब उसे कहेंगे वहां जल की कमी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन्य जीवों को जब पकड़ने की बात आएगी तो आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लगाएंगे। जब पर्यावरण के संरक्षण की बात आएगी तो पर्यावरण संरक्षण 1986 लाएंगे। जैव विविधता की बात आएगी तो जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन संरक्षण अधिनियम की बात आएगी तो 1980। ठीक है, वनों की बात आएगी तो यहाँ पर सांप क्या है, वन्य जीव है, तो वन्य जीव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, देहरादून में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो सही आंसर है उत्तराखंड में, देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून, ठीक है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो आप जानते हैं जो प्राकृतिक गैस है वो अनवीनीकरणीय है क्योंकि एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगी। बाकी सब क्या है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर है? तो लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। तो ये सब गोवा के पास में है तो ये भी गलत होगा, नागालैंड भी नहीं होगा, लक्षद्वीप भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है,
56 नंबर देखिए, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसे गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ये है, तो इसे संकटापन्न कहेंगे, क्योंकि विलुप्त तो नहीं हुई है। ठीक है, विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो क्या होगा? संकटापन्न, यानी संकट है, विलुप्त हो सकते हैं, दुर्लभ नहीं है, मिलना मुश्किल नहीं हुआ है। स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, जब विलुप्त हो जाएंगी तो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों या प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है ये, इसका सही आंसर है 4। ठीक है, तो 4 प्लाटूनों की संख्या होती है, 3, 5 और 7 गलत है। इसके बाद देखिए 58, कोई जनजाति एक ऐसे स्पष्ट लोगों का समूह होती है जिसकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस राज्य क्षेत्र की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरावा जनजाति कहाँ से रहती है? तो ये है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, यहाँ सेंटलीज जैसी जनजातियां भी रहती हैं। ठीक है, बाकी गलत है, सेंटलीज है, सोमपेन है, ध्यान रखिए ये भी आ जाता है, सेंटलीज है, सोमपेन है, और ये वाली जो जरावा बताई ये कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएंगी। बाकी ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो कौन सा स्तनधारी परिवार का है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, व्हेल है जो स्तनधारी परिवार की है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडार भौम जल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं, ध्यान रखिए, जल भर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्विफर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, बच्चे भूमिगत जल लगा देते हैं, तो भूमिगत जल नहीं होगा, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के भौम जल को जल भर कहते हैं। ठीक है, 61 देखिए कि संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो इसे कहते हैं संगाई। ठीक है, संगाई जो हिरण है उनके लिए लोकटक झील मणिपुर में है, ये बेटा मणिपुर। ठीक है, तो ये क्या होगा? एकमात्र स्थान है, बाकी चीतल, बालासिंगा, सांवर गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिंचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये क्या प्राप्त करते हैं? अच्छा प्रश्न। पोषक तत्व, वायु, जल और मृदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वायु नहीं। वायु तो जैसे ही नॉर्मल लेते हैं, जल भी नहीं, मृदा भी नहीं। ठीक है, 63 देखिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च को। ठीक है, 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल गलत है। ठीक है, 11 जुलाई को तो आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, बस इसको पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कहते हैं नांग कुंफन। चौकपूरना तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चौकपूरना उत्तर प्रदेश में है। ठीक, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। 65 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 8,848 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में है बेटा, इंडिया में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, ये किससे बनाई जाती है? तो ध्यान रखिए, सांप की जो दवाई है वो सांप के विष या जहर से ही बनाई जाती है। सांप की छड़ी या छोड़ी हुई चर्म त्वचा से नहीं। चिंचिड़े, जो चिचेड़े के पौधे का फूल, ये भी गलत। चिचेड़े के पौधे का बीज, ये भी गलत। 67 देखिए, जो ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लेह लद्दाख। ठीक है, ये एक तरीके से रेगिस्तान है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सबसे ठंडा रेगिस्तान है यहाँ। 68 देखिए, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं, वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है कि वन जो क्या करते हैं, जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। वे वृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है, गलत। घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, वन आवास नहीं उपलब्ध कराते हैं। अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये भी गलत। तो सही आंसर है पहला। 69 देखिए, घर में हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा या केरेवन पर एक घर होता है, किस? तो इसका जो सही आंसर है वो पहियों पर। ठीक है, नाव, बर्फ या
रेल की पटरियों पर नहीं, ये पहियों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं बाली। जो लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्र से हैं गाँव तो वो जानते होंगे। बाली में दाने होते हैं और उसी का प्रयोग किया जाता है दानों को निकालने के लिए, बाकी तना, बीज और फूल नहीं। 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? एक जोड़ा बताना है जो सब कुछ खा लेता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, कौवा, सुअर और मनुष्य। समझ लीजिए मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है। कौवा, सुअर और मनुष्य की, कौवा और सुअर की श्रेणी में रखा है। गाय तो और खरगोश तो ये क्या है, ये सब शाकाहारी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भेड़िया नहीं होगा फिर सर्वाहारी। ठीक है, बकरी नहीं होगी, तो हाथी नहीं होगा यहाँ तो पहला ऑप्शन सही होगा। 72 देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा असम में, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा किसके रूप में उपलब्ध है? तो इसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, ये जब एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो 10% ऊर्जा जाती है। ठीक है, वो किस फॉर्म में? रासायनिक फॉर्म में। 74 देखिए, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये आपने आसानी से पढ़ा होगा, इसे रेन गेज कहते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर नहीं है ना हाइड्रोमीटर, ये आर्द्रता के मापने के लिए, बैरोमीटर तूफान वगैरह मापने के लिए होता है। बावड़ी का क्या अर्थ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बावड़ी का अर्थ जो होता है वो सीढ़ीदार कुआं होता है, कुआं या तालाब या झरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेखा। ठीक है, जहाँ भेड़ें बकरियां रखते हैं। ये चांगपा जनजाति जो है वो आपकी लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख में पाई जाएगी और ये खानाबदोश जनजाति होती है। ठीक है, और ये भी बहुत पूछा गया है, माइग्रेट करते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं। 77 देखिए कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो 77 का जो सही आंसर होगा वो है तीसरी, समस्या समाधान विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, साक्षात्कार, अवलोकन या प्रश्नोत्तरी विधि नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ईवीएस शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होगी? ठीक है, या महंगी होनी चाहिए? गलत है, महंगी तो होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है कबाड़ से जुगाड़ करना, जिसे TLM कहते हैं। ठीक है, शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, छात्र केंद्रित। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मृत तथा सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो कुकुरमुत्ता। आप जानते होंगे, घास कुत्ता या कुकुट्टा या अमरबेल नहीं, अमरबेल तो बिना जड़ के भी आ जाती है, तो कुकुरमुत्ता। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो देखिए सबसे पहले वायरस यानी कि विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक और फिर शैवाल। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर मतलब माइको और फिर ये आएगा शैवाल। ठीक है, एल्गे। तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, योगात्मक आकलन क्या है? ठीक है, जबकि आजकल रचनात्मक आकलन का दौर चल रहा है, योगात्मक आकलन नहीं। फिर भी ये प्रश्न पूछा है तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। जो पास और फेल करने की जो परंपरा है, सफल असफल करने की, वो योगात्मक आकलन में है। ग्रेड देना, अंक देना, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये सब योगात्मक आकलन में आता है। हालांकि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों की प्रगति का जो निरंतर अन्वेषण, ये ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है रचनात्मक आकलन, जो कि अब प्रयोग में लाया जाता है। चूंकि ये पूछा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मुहैया कराने के लिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने में, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ये बताना है क्या अर्थ है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण। बिल्कुल सही है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र का एकीकरण हो गया है।
क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण, ये भी गलत है कि एकीकरण का मतलब नहीं है, हालांकि ईवीएस में इसका बहुत महत्व है। विज्ञान के कॉन्सेप्ट का भाषा के साथ एकीकरण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ, गणित का कोई नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, आप जानते होंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिला के ही क्या बनाया गया, ईवीएस बनाया गया। 83 देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सीखने के लिए सबसे उपयुक्त क्या रणनीति हो सकती है। तो इसे कहते हैं सबसे जरूरी प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं और चर्चा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क आ जाए ईवीएस में, प्रोजेक्ट वर्क तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और चर्चा और संवाद तो कहीं भी आए वो बिल्कुल सही होगा, तो ये अब बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। 84 देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। कैसे अवसर, इसके लिए सही आंसर होगा उच्च कोटि के प्रश्न। निम्न कोटि के प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए, उच्च स्तरीय नहीं, उच्च कोटि की बात हो रही है, ठीक है। सरल प्रश्न और जटिल प्रश्न गलत। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए एनसीईआरटी 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस बात पर जोर दे रही है, ठीक है। हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से, बिल्कुल सही है, ठीक है। कि जो एनसीईआरटी है वो यही कहता है पर्यावरण, प्रकृति और चीजों और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से। केवल एनसीईआरटी या राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तक सिर्फ पाठ्यपुस्तक के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा, ये भी नहीं, हालांकि हो सकता था लेकिन शिक्षक वर्ड आने से ये थोड़ा सा आंसर कमजोर हो गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित आ गया उपयुक्त गतिविधियों, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। जबकि पहला ऑप्शन ज्यादा सटीक है। 86 देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। तो बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर, बिल्कुल गलत है। बच्चों को कार्य करने में मदद करें, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, जो अवसर प्रदान करना है, बस इस वजह से, इस कीवर्ड आने की वजह से जो आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को बड़े समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, तो बड़े समूह में नहीं बल्कि छोटे समूह में। 87 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद और सूचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खोजने का आनंद। अन्वेषण या खोज जैसे ही आंसर आएगा तो फिर वही आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावित है, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नितांत आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा वो है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 89 है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पर्यावरण में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक कौन सा है। पौधे, पशु, आश्रय, आवास, हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो आप जानते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो आश्रय या आवास हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण, पशु और हमारे चारों ओर परिवर्तन नहीं बल्कि चीजें जो हम बनाते और करते हैं। 90 नंबर देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य या समूह चर्चा, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखिए ईवीएस के लिए, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है, बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, बहुमुखी चिंतन नवीन समाधान में सहायक है। बिल्कुल सही होगा कि बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है, विषयों के बीच सीमाएं तोड़ने में सहायक है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम क्या कहलाता है। सहयोगात्मक, अनुकूली, सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। तो इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम, क्योंकि उनको छात्रों को स्वतंत्रता दी जा रही है। 92 देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रायोजन विधि। व्याख्यान विधि, श्रुतलेख और व्याख्यान श्रुतलेख गलत ऑप्शन।
93 देखिए, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे भी क्या, ठीक है, ये इस तरीके का प्रश्न पूछा है। समाज के नियमों को समझे, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। बिल्कुल सही है, सक्रिय रहें तथा अपनी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। समाज के नियमों को नहीं समझे खेल से, ठीक है, बल्कि डिसिप्लिन की भावना को विकास होता है सबसे ज़्यादा। लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को विकसित करें, तो रूढ़िबद्धता को तो विकसित ही नहीं करना है। घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें, ये भी गलत है। गतिविधि क्या है, यानी कि एक्टिविटी क्या है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण नहीं है, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण बिल्कुल सही है। बच्चों को सीखने में सहायता तो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्वेषण एक खोज की बात आ गई तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका ये भी गलत है। क्वेश्चन 95 देखिए, पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए पर्यावरण पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बहुविषयक परिप्रेक्ष्य करना, ठीक है। अनुशासनात्मक नहीं, अनुशासनात्मक हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो बहुविषयक होगा, ठीक है। वैश्विक परिवेश या पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बहुविषयक आ गया तो इसलिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि जो है कि अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक महत्वपूर्ण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड, ठीक है। बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। एप्टीट्यूड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। 97 देखिए, निम्नलिखित में से ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। तो इसका हमने बताया ही था कि 97 का सही आंसर होगा प्रायोगिक, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन लेक्चर, भूमिका निर्वहन, प्रदर्शन, या तो प्रोजेक्ट आए या प्रायोगिक आए। 98 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक बार प्रश्न आ गया था, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक इसे कहते हैं, अवलोकन, जांच, सूची, लिखित परीक्षा, नियत कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए, ठीक है। तो ये किससे कहानियां हमने एक बार पढ़ाई था, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। वर्षा के जल को छतों के ऊपर से अथवा पार्कों से बह जाने दिया जाता है। सतही वर्षा मिट्टी या गंदगी हटाना, सतही वर्षा जल से लवण हटाना। देखिए, सतही वर्षा जल से लवण हटाना, मिट्टी या गंदगी हटाना, या वर्षा के जल को छतों के ऊपर से पार्कों से बह जाना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा के जल का भंडारण सतही यानी सरफेस या सब सरफेस जलभृत में होना, ठीक है। तो सही आंसर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 102, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह क्या। अरक्तता यानी एनीमिया, तो एनीमिया आपको पता होगा आयरन की कमी से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एलएसडी भी है, हशीश भी है, कैनाबिस भी है, पेनिसिलिन नहीं है जो कि एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो ये जो क्या है, मादक द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग NIM स्थित है उसका नाम बताइए। तो उसका सही आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक पारिस्थितिकी वातावरण की पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा है। तो पहला होता है जो उत्पादक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है शाकाहारी और फिर मांसाहारी। शाकाहारी यानी कि जो इनको खाते हैं उत्पादकों को, ठीक है, और फिर मांसाहारी, ठीक है, यानी जो शाकाहारियों को खाते हैं। और उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो तीसरा स्तर किसका होगा, मांसाहारी का होगा। और सर्वोच्च पोषण स्तर होता है फिर सर्वाहारी का। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 देखिए, जो आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हमारे शरीर को पोषण देना, रुक्षांश भी कहते हैं, हमारे शरीर को अपरिचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, मुख्यतः पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अपरिचित भोजन से छुटकारा यानी डाइजेशन में मदद करते हैं। रुक्षांश भी कहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बस यही गलत है क्योंकि ये इनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये गलत होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
107 देखिए, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इसका जो उत्पम एवं डोसा, उत्पम आप जानते हैं जो गेहूं से नहीं, ये चावल से बनाया जाता है, और डोसा जिसमें दाल वगैरह मिला के बनाया जाता है। तो चपाती केक भी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी और स्लाइड ब्रेड और पुआ, ये सब गेहूं से बनाए जाते हैं। 108 है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार रूप से प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न आ चुका है, कलरपट्टू कहते हैं। ठीक है, 109, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए, फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना, काटने के बाद धोने से क्या होगा, न्यूट्रिएंट धुल जाएंगे। भोजन को अधिक देर तक पकाना, ये भी गलत है। चावल अनाजों को ढेर सारे पानी से धोना, तो पानी का वेस्टेज भी होगा। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया है, बिल्कुल सही है। 108 देखिए, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे मोल्टिंग या झाड़ना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 111, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो जब नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, यानी समुद्र तट होना चाहिए तभी मछली मिलेगी, और नारियल कहाँ सबसे ज़्यादा, गोवा में, तो सही आंसर होगा यहाँ पे गोवा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। अब उस स्टेट का नाम बताइए। वैसे तो पूर्वोत्तर होता है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत के, लेकिन अब उस स्टेट का ही नाम पूछ गया तो देखिए, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए असम भी नहीं होगा। तो जो सही आंसर बचा वो होगा मिजोरम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। 113 देखिए, कि मच्छरों द्वारा होने वाला या फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय बताना है आपके लिए। ठीक है, जो मच्छरों द्वारा होता है, तो हैजा और म्यादी बुखार, हैजा यहाँ पर हैजा और मलेरिया, म्यादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो सही आंसर है डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों मच्छरों द्वारा होते हैं, और ये चिकनगुनिया भी चल भी काफी रहा है, वायरल हो सकता है इस तरीके का ये प्रश्न आ जाए। हैजा जो है मतलब मच्छर से नहीं होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मलेरिया भी नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा 4th। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप को जरूर देखिए और स्टेट की पोजीशंस जरूर देख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। देखिए, उत्तर प्रदेश हो सकता था, लेकिन राजस्थान भी हो सकता था, लेकिन बिहार की वजह से ये नहीं होगा ऑप्शन, तेलंगाना की वजह से नहीं होगा, उड़ीसा की वजह से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो जो सही आंसर होगा वो आपका वही होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित, यानी एक स्टेट है एक यूटी से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको वह बताना है। तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। असम और उड़ीसा दोनों स्टेट्स हैं, ये भी स्टेट्स हैं, ये भी स्टेट्स हैं, तो यूटी नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। 116 देखिए, वह शहर जहाँ डल झील है, आपको पता होगा श्रीनगर है। ठीक है, सही आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सही आंसर श्रीनगर है। 117 देखिए, कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं, किसके द्वारा वो पहचान लेते हैं। ठीक है, हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, गलत है। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, ये भी गलत है। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध, ये भी गलत है। पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीना पसंद करते हैं। तो इलायची और बादाम डाला कहवा हुआ जहाँ पसंद करते हैं वो श्रीनगर है। ठीक है, जहाँ डल झील है, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 119 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेशम कीट। ठीक है, बाज, मच्छर और तितली गलत है। इसके बाद देखिए 102 यानी कि 120, किस राज्य के लोग टैपियोका यानी कसावा, ठीक है, कसावा कहते हैं, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो इसे केरल कहेंगे। ठीक है, टैपियोका और नारियल दोनों का जो मेल है वो केरल में। ठीक है, और केरल में ही नारियल यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, जो ऑप्शन है उसके अनुसार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, वह राज्य जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है। कभी कभी पूछ लेते हैं तोरंग का अर्थ किसी राज्य में क्या है। ठीक है, तो तोरंग का नाम वो याद रखिए, अर्थ जंगल कहते हैं, और किस राज्य में है ये, तो इसको भी याद रखिए, इसे कहते हैं झारखंड। ठीक है, 122 देखिए, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पे है। तो अरब सागर पे आपको बताना, इधर अरब सागर है, ठीक है, यानी कि अरेबियन सी होता है इधर, और इधर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो आपको बंगाल की खाड़ी से लगने वाले भी पता होने चाहिए और अरब सागर से भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे हैं, इधर केरला है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इन जैसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो मैप को थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपका काफ़ी प्रश्न सही हो सकते हैं। तो यहाँ से सही आंसर बनेगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा भी है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और गुजरात भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। तो इसे आग या मदार कहते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, 124 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप या सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। कौन सा ऐसा जीव है जो सांप, कछुए और यानी कि रेप्टाइल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा छिपकली। मेढक नहीं होगा क्योंकि ये कूदता है, चमगादड़ भी नहीं होगा और मछली भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 125 ब्लूम की रूपांतरित वर्ग के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो ये उच्चतम वर्ग है सृजन, और सबसे लोअर वर्ग है याद करना। पहले याद करना, फिर समझना, फिर लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन, सबसे लास्ट में सृजन। तो सृजन उच्चतम वर्ग है। 126 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गेहूं मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, ठीक है, और गाजर झगड़ा जड़ है, और बांस मूसला जड़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धनिया मूसला जड़ है। ठीक है, तो मूसला जड़ें जो कौन कौन सी है, गाजर है, धनिया है, मूली है। झगड़ा जड़ कौन कौन सी, गेहूं, धान, जौ। अपस्थानिक जड़ें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बरगद और घास। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन सकता है। 127 देखिए, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। तो आपको बताना किन स्थानों के किनारे एक तरीके से गंगा नदी बहती है, इस तरीके का प्रश्न है। तो कोलकाता से ही बहती है, कानपुर से भी, बनारस से भी। पटना, हैदराबाद से मूसी नदी बहती है, दार्जिलिंग भी नहीं होगा, भुवनेश्वर, और दिल्ली से यमुना नदी बहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, पहला। 128 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। तो बता ही दिया, आंख या मदार। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। गुलाब वृक्ष है, करेला बेल लता है, गुलाब जड़ी बूटी, करेला झाड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है, करेला जो है बेल लता है, ये वृक्ष नहीं है गुलाब। ठीक है, जड़ी बूटी भी नहीं है, करेला झाड़ी भी नहीं है, करेला क्या होगा, बेल या लता होगा वो। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी है। जब गाय, भैंस, भेड़ आ गया तो भैया बकरी आना चाहिए, बकरी नहीं है, तो बकरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। ठीक है, भी शीत ऋतु में प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठंड के मौसम में दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो वे गर्म स्थान पर प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। वे अपने प्रयासों में अलग से अकेले रहते हैं। ठीक है, तो अकेले नहीं रहते हैं बल्कि झुंड में रहते हैं, तो यही गलत होगा, यही पूछा। वे गंभीर रूप से खतरे में, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्नलिखित में से कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है, किस में शामिल है। कला रूप में वस्त्रों की बात हो रही है, तो वस्त्रों की जब बात आएगी तब आप लगाएंगे कलमकारी। ठीक है, तब आप लगाएंगे कलमकारी। और वरना जब दीवारों की बात आएगी तो मधुबनी। मधुबनी आप जानते हैं बिहार में होती है, बरली ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, बरली कहाँ है, महाराष्ट्र की। फुलकारी जो होती है वो पंजाब की है। ठीक है, जो कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है। मौसमी आवागमन, मौसम मतलब ऋतु और आवागमन प्रवास, तो ऋतु प्रवास होगा। विस्थापन यानी कि हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, आप्रवास, ठीक है, दूसरे देश में कहीं रहने लगे। और खानाबदोशी, माइग्रेट यानी कि आना जाना लगा रहता है उनका। 134 देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2.7। 135 कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिए ये लौकी जो सूख जाती है उससे बनाए जाते हैं। गांव या ग्रामीण के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन। गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती, फिर वो इस सागर से संबंधित प्रश्न आ गया। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के निकटवर्ती जो स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट आप जरूर बना लीजिए, अच्छे से मैप के लिए देख लीजिए। गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तट पे हैं, गलत हो गया क्योंकि पुडुचेरी बे ऑफ बंगाल में आता है, ठीक है। और गोवा पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी में, फिर गलत हो गया। गोवा अरबिक जो है इसमें आता है और गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, तो गोवा फिर वही हो गया अरब सागर पे आता है, जबकि पुडुचेरी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ये वाला कि पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 137 परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी गलत है। कुछ भी कोई भी रह सकता है। एक दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता, गलत है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते, ये भी गलत है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं जिसे। इसका जो मुख्य घटक क्या है वो आपको बताना है, तो ये मेथेन है, आपको पता होगा, और ब्यूटेन एलपीजी का है, ठीक है। और 139 किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये आपको आसानी से पता होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। 140 देखिए चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है, जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है, तो ये श्रीनगर है जहां डल झील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए चुनिए सुनने की संवेदन जिसमें शक्ति इतनी तेज है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है, तो ये सही आंसर होगा बाघ यानी टाइगर। इसके बाद 142 देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीर, क्योंकि यहाँ सरसों के तेल की बात हो गई। जब अब हम गोवा और इनमें जाएंगे तो फिर वहाँ नारियल के तेल की बात होगी। 143 देखिए बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं, इन्हें फर्न कहते हैं, ठीक है, फर्न कहते हैं, बिना बीजों के, बीज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 144 देखिए भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली व कुडकू भाषा कहाँ बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संथाली और कुडकू भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड, ठीक है। झूम खेती क्या है, या झूम खेती ये जैविक खेती है, गलत है। ये काटो और जलाओ खेती, मैंने बताया था पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। रासायनिक कीटनाशी का सीमित प्रयोग, ये भी गलत। फसल चक्रण, ये भी गलत है। 146 देखिए जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है, ठीक है, तो 146 का सही आंसर है चमगादड़। 147 देखिए हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति का समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला पूछ रहा है, इसमें जामदानी, चिकनकारी, पटोला और पोचमपल्ली, तो इसका जो सही आंसर है वो है जामदानी। चिकनकारी लखनऊ की है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और जो पटोला है वो गुजरात की है, पाटन की, और जो पोचमपल्ली है ये तो आपको पता ही है आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। 148 देखिए घटपर्णी नीफेंथिस जो है पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आते भी हैं, तो इसका सही आंसर है मेघालय।
149 देखिए कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है। आपको पता है पृथ्वी गोल है तो एक तरफ उत्तरी गोलार्ध एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य यहाँ पर होगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दिन के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है, जो दोनों सीध में एक तरीके से आएंगे वो भारत के सामने होगा अर्जेंटीना, ठीक है। 149 का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्राचीन इमारत में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसे कहते हैं बुर्ज, ठीक है, आप जानते होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे प्रयास को अप्रिशिएट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।